Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365 एंड ये क्लास सेकंड है हिस्ट्री का और हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया की हम बात कर रहे हैं और आज लेक्चर 2 है। क्लास सेकंड है और आज का जैसा कि टॉपिक दिख रहा होगा टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, यानी कि हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि किन सोर्सेज के माध्यम से हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे कि जो डिवाइडेशन देखते हैं, हम वर्गीकरण देखते हैं इतिहास का, किस तरीके से हमारे टॉपिक आने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइडेशन रहेगा। जब हम बात करते हैं भारत के इतिहास की तो पहला कालखंड होता है प्रागैतिहासिक काल। हम चर्चा कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, क्लास फर्स्ट में हम चर्चा कर चुके हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होते हैं, इनके बारे में हम क्लास 1 में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक कवर करेंगे। जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद हम चलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में, जहां हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता। ठीक है, फिर आते हैं हम ऐतिहासिक काल में, फिर ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है आगे आने वाली क्लासेस का, और ये हमारे मेजर टॉपिक रहने वाले हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। ठीक है, जब हम करेंगे तो उनका टाइमिंग वगैरह लिखवा दी जाएगा सबको, डोंट वरी। ठीक है, फ्लो चार्ट इसलिए बनाया है ताकि आपको एक समग्र रूप से कॉम्प्रिहेंसिव आई व्यू से आप देख पाएं कि अच्छा इस तरीके से हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, तो वह कौन से कालखंड का पार्ट है, कौन से कालखंड का वह एग्जाम्पल है, हम ये देखते हैं। इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल की, तो हम ये देखते हैं कि आई व्यू से यह किस कालखंड में है। पाषाण काल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि पाषाण काल कौन से कालखंड का हिस्सा है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, वो सब हम देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो पर्पस सिर्फ यहां पे ये सॉल्व करना था सॉरी पर्पस यहां पे ये सॉल्व करना था कि आई व्यू से आपको एक कंटिन्यूटी और टॉपिक मिल जाए। जो बच्चे पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको बोरिंग फील ना हो और ये पता चले कि हम कहां से कौन सा टॉपिक पिक कर रहे हैं, ताकि उन्हें कनेक्ट वो कर पाए। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? तो हमने बात की अभी प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? प्राचीन भारत के इतिहास में हम कवर करेंगे महाजनपद काल, उससे पहले देखिए वैदिक सभ्यता। यहां पे हम देख रहे थे वैदिक काल की हम बात कर रहे थे लास्ट में। ये एक अलग टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, एक टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, यानी एक वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे वैदिक सभ्यता को। फिर हम चलेंगे आगे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं हम? तो हम कवर करेंगे महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य और लास्ट में करेंगे हर्षवर्धन काल। राइट, यहां से फिर शिफ्ट होगा, यहां से आएगा जो कालखंड होगा वो शिफ्ट होगा मध्य भारत काल के आधार पर, यानी कि हर्षवर्धन के काल के बाद का जो काल रहेगा वो रहेगा मध्य भारत का काल। ठीक है, मध्य भारत काल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्य काल को हम 3 पार्ट में देखेंगे। उत्तर भारत में पूर्व मध्य काल के समय किन किन जो वंश थे उनका शासक था, कौन कौन से वंश थे। जैसे कि मैं बात करूं उत्तर भारत काल में तो राजपूत हो गए, पाल हो गए, गुर्जर हो गए। ठीक है, इस तरीके से अगर हम दक्कन की बात करें तो दक्कन में चालुक्य हो गए, पल्लव हो गए और राष्ट्रकूट हो गए। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम टॉपिक पर जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो दक्षिण भारत में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं चेर, पांडे, चोल, शाही चोल, इन सबको यानी कि चोल साम्राज्य को हम यहां पे देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने बात की, जिन डायनेस्टीज का मैंने अभी नाम लिया, वो डायनेस्टीज कौन से कालखंड की होंगी? 8वीं सदी से 12वीं सदी के कालखंड की होंगी साहब। कौन से कालखंड की होंगी? 8वीं से 12वीं सदी के कालखंड की होंगी, जिसे हम बोल रहे हैं पूर्व मध्य काल। क्लियर है पॉइंट? यहां तक क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम उत्तर मध्यकाल। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पूर्व मध्यकाल को देखा उसी तरीके से हम देखेंगे उत्तर मध्यकाल, जहां पर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे पूरे भारत को, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत में यहां पे हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत,
ठीक है, चौहान वंश, लास्ट में देखेंगे मुगल। इस तरीके से दक्कन वाले एरिया में देखेंगे हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, दो बड़ी पावर्स निकल के आएंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत में चेर हो गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शासक होंगे, बहुत सारी डायनेस्टीज होंगी जिन्हें हम डिटेल में देखेंगे जब हमारे टॉपिक आएगा। ठीक है, तो क्लियर है, पिक्चर क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से आगे कौन कौन से हमारे टॉपिक होंगे और किस तरीके से सब्जेक्ट कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है साहब, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ये था हमारे टॉपिक से संबंधित। अब बढ़ेंगे हम आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा है प्राचीन इतिहास के स्रोत। यानी कि जब हम बात करेंगे भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में, हम क्या पढ़ने वाले हैं साहब? कौन कौन से स्रोत हमारे रहने वाले हैं, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। तो जब हम बात करें स्रोत को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ओवरऑल, एक देशी स्रोत और एक विदेशी स्रोत। विदेशी को हम सिंपल समझ सकते हैं कि इस कालखंड के दौरान जो भी विदेशी यात्री यात्रा करने आए और उनके द्वारा लिखे गए साहित्यों को जब हम पढ़ते हैं, उनसे जो जानकारी हमें मिलती है उन्हें बोलते हैं हम विदेशी स्रोत। क्या बोलते हैं उन्हें? विदेशी स्रोत। जिसमें हम देख रहे हैं यूनान के राइटर थे, चीन के यात्री थे और अरब के यात्री थे। ठीक है, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा विद बुक जब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको टॉपिक समझाना चाह रहा हूं, क्लास को ओपन कर रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए क्लास किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, देशी हो गया, देशी में हम पढ़ेंगे साहित्य हो गए। ठीक है, देशी में साहित्य पढ़ेंगे, पुरातत्विक हो गए। पुरातत्व क्या होता है? जैसे कि अभिलेख हो गए, सिक्का हो गए, स्मारक भवन हो गए, है ना, इन सबको बोला पुरातत्व। जो ढांचा बनकर तैयार हुआ वो ढह गया, उनको खोद के निकालना। ठीक है, उसको बोलते हैं पुरातत्विक स्रोत। ठीक है, क्लियर? तो ये कहां मिलेंगे? ये देश में मिलेंगे, इन्हें बोला देशी स्रोत। ठीक है, देशी स्रोत में हम और देख सकते हैं साहित्य स्रोत। साहित्य यानी कि देशी राइटरों के द्वारा, देशी लेखकों के द्वारा लिखे गए स्रोत। ठीक है, जिसमें हम समझ सकते हैं दो प्रकार से डिवाइड किया है, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक और लौकिक। धार्मिक यानी जिनमें मुख्य क्या है? धर्म को माना गया है केंद्र। धर्म क्या है? केंद्र है, विषय का केंद्र है धर्म। ठीक है, दूसरा क्या है? लौकिक, जहां पर धर्म केंद्र का विषय नहीं है, धर्म केंद्र का विषय नहीं है, उन्हें बोल रहे हैं लौकिक साहित्य। ठीक है, क्लियर? दूसरा हमने बात की धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य आप क्या पढ़ सकते हैं? ब्राह्मण साहित्य। जैसे कि हमने बात की, हम बात करेंगे वेदों के बारे में। हम बात करेंगे वेद, कितने वेद हैं, क्या है, सब कुछ डिटेल में करने वाले हैं। डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उपनिषद, पढ़ेंगे अरण्यक, पढ़ेंगे पुराणों के बारे में जानेंगे, स्मृतियों को पढ़ेंगे, रामायण महाभारत। रामायण महाभारत हम कर चुके हैं, सिर्फ रेफरेंस रखेंगे। ठीक है, रामायण और महाभारत के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम यहां पर सिर्फ रेफरेंस रखेंगे। यानी कि हम जब कड़ी जोड़ते हैं तो ब्राह्मण साहित्य में हम देखते हैं क्या मिलता है हमें? वेद मिलेंगे, उपवेद मिलेंगे, उपनिषद मिलेंगे, अरण्यक मिलेंगे, पुराण मिलेंगे, स्मृति मिलेंगी। ठीक है, रामायण महाभारत। ब्राह्मण के बाद, इन सब के बाद एक नया कालखंड आता है जिसे बोलते हैं ब्राह्मणेतर। ब्राह्मणेतर यानी कि ब्राह्मण साहित्य के बाद का काल, ब्राह्मण साहित्य के बाद उत्पन्न किए गए साहित्य, ब्राह्मण साहित्य के बाद लिखे गए साहित्य, जिसमें हम बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ हो गए। क्योंकि ब्राह्मण जो धर्म था उसके जो दुष्प्रभाव थे उनको कम करने के लिए ही, उन दुष्प्रभावों से निपटने के लिए ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है, एक बड़ा रीजन माना जाता है। इसीलिए इनके साहित्य जो है वो क्या है? ब्राह्मण के आगे का साहित्य है, ब्राह्मण के बाद के कालखंड के साहित्य हैं, जिन्हें बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। राइट, क्लियर है तक? यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो यहां पे सब वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोल के बताया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है साहब, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सॉरी। तो जिस तरीके से हमने बात की स्रोत के रूप में, तो हम सबसे पहले हमारे पास जब हम देख रहे हैं स्रोत के रूप में, अगर मोटा मैं सीधे जाऊं तो स्रोत पहला क्या? मेरा पहला स्रोत मुझे पढ़ना है वेद के बारे में। ठीक है, मुझे पढ़ना है पहले स्रोत में वेद के रूप में। अगर मैं एक तरफ से स्टार्ट करूंगा तो वेद पढ़ूंगा, उपवेद पढ़ना है, फिर उपनिषद पढ़ना है, फिर अरण्यक पढ़ना है, फिर पुराण पढ़ेंगे, स्मृति पढ़ेंगे, उसके बाद बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे, फिर जैन ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर लौकिक कथाएं पढ़ेंगे, फिर आएंगे विदेशी पे। ठीक है, फिर आएंगे इन सब पे। इस तरीके का आज का पूरा क्लास रहने वाला है और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। क्लास है कितनी भी लंबी हो, टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा इसी क्लास में। ठीक है, सो कुर्सी की पेटी बांध के फुर्सत से बैठ जाइए, ईयरफोन लगा के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा? प्राचीन इतिहास के स्रोत। हम पढ़ेंगे वेद को। वेद भारत के समप्राचीन धर्म,
ग्रंथ हैं, सर्वप्राचीन यानी कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिनका संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास द्वारा किया गया। तो वेदों को किसने संकलित किया है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। ठीक है, वेदव्यास जी के नाम से आप सभी को याद रहेगा, वेदव्यास जी। ठीक है, क्लियर। तो वेदों किसने लिखा? वेदव्यास जी ने। वेद का क्या अर्थ होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है वेद का अर्थ। ठीक है साहब, तो वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है वेद का अर्थ। एक सेकंड देना मेरे को, चलो ठीक है। तो वेद जब हम बात कर रहे हैं, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों को किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। ठीक है साहब, 4 प्रकार के वेद हमें देखने को मिल रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद क्लियर हैं। वेदों का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट वेद के साथ, जो हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है साहब, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। प्राचीन यानी सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। इसकी स्थापना कहां हुई है? सप्त सैंधव क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ये गलत लिखा है, सूक्त हैं ये। ठीक है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 क्या है? सूक्त और वाल खिल्ले मिला के हैं। ठीक है, अगर टोटल में बात करूं 1028, अगर हम दोनों को मिलाएं, सूक्त और बाल खिल्ले, तो बनता है श्लोक। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो इसे भी हम श्लोक कह सकते हैं, इसे हटा सकते हैं, इसे हम श्लोक कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट लिखा होता इसलिए मैंने हटा दिया था पहले। क्लियर? क्लियर। अगर मैं एक सिंपल सा फैक्ट और जान लो कि अगर सिंपल सा क्वेश्चन एक ये आ जाए, कितने मंत्र हैं? मंत्र कितने हैं साहब? मंत्र कितने हैं? मंत्र कितने हैं? अरे कहां गया, सॉरी। मंत्र कितने हैं भाई मेरे? मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में? ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? ऋग्वेद में मंत्र हैं 10,600। कितने मंत्र हैं? मंत्र हैं 10,600। कितने मंत्र हैं साहब? मंत्र हैं 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? क्लियर पॉइंट है? क्लियर पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लीजिए, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं या होता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र या होता बोलते हैं। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। क्या उपवेद है? आयुर्वेद है। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे जुड़ा हुआ है? चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? चिकित्सा के क्षेत्र से। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है कि आयुर्वेद किससे जुड़ा हुआ है? चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह किसका उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है। इसका ब्राह्मण है कौशितकी एवं ऐत्रेय। कौशितकी एवं ऐत्रेय इसका ब्राह्मण है। ठीक है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जो आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं जो, वो किस वेद से लिया गया है? वो ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। 3rd मंडल, 62वां सूक्त और ठीक है, क्लियर। यानी कि जो गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से लिया गया है, 3rd मंडल से लिया गया है और 62वां सूक्त है। 62वां सूक्त का 10वां मंत्र है। आप इतनी डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, अननेसेसरी फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल याद रखिए, गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर? लिख देता हूं यहां पे, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया साहब? ऋग्वेद से। क्लियर है ये पॉइंट भी? ठीक है, अब मुझे बताइए एक चीज और एक्स्ट्रा समझ सकते हैं हम, जो वर्ण की बात की थी, वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में थी, तो कौन से मंडल में ये व्यवस्था की गई है? जो वर्ण व्यवस्था है वो कौन से मंडल में है? ठीक है, तो वह जो वर्ण व्यवस्था है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है। ठीक है जी, वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में दी हुई है। ठीक है, अभी हाईलाइटेड है बहुत ज्यादा जातिवादी चीजों लेके, तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है साहब,
क्लियर है, ऋग्वेद खत्म हो गया अपना। अब बढ़ते हैं हम दूसरे वेद की तरफ, जो कि कौन सा है, यजुर्वेद। क्या है, यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है, यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है। क्लियर पॉइंट, मतलब कोई फारसी रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल पढ़ सकते हैं आप। इसका पाठ करने वाले को अथर्वणीय बोला जाता है, अथर्वणीय बोला जाता है, अथर्वणीय बोला जाता है। इसका उपवेद धनुर्वेद है, इसका उपवेद धनुर्वेद है। ठीक है, इसका ब्राह्मण है तैत्तिरीय एवं शतपथ, तैत्तिरीय एवं शतपथ। याद रखना ये चीजें, डायरेक्ट फैक्ट है, डायरेक्ट फैक्ट है और एग्जाम में भी आता है। ठीक है, धनुर्वेद किससे संबंधित है, धनुर्विद्या से। किससे, धनुर्विद्या से, धनुर्विद्या से संबंधित है, धनुर्विद्या से संबंधित है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं युद्ध कला से संबंधित है, युद्ध कला से संबंधित है। क्लियर पॉइंट, यहां तक पहुंचे आप। यहां तक कुछ ऐसा हो जो दोबारा समझना हो तो मुझे बताइए। यहां तक किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है, दोबारा पूछना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल रिवाइज फॉर यू अगेन एंड अगेन टिल यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा वेद कौन सा है, नेक्स्ट वेद है हमारा सामवेद। साम यानी कि अर्थ है गीत से। किससे है, गीत से। भारतीय संगीत के स्रोत के रूप में से जाना जाता है, भारतीय संगीत के स्रोत के रूप में इसे जाना जाता है। सामवेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका गायन करने वाले को उद्गाता बोला जाता है। इसके गायन करने वाले को उद्गाता बोला जाता है। ठीक है, सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। क्या है, गांधर्व वेद। क्या है, गांधर्व वेद। तो किससे संबंधित है ये, कला एवं संगीत से संबंधित है, कला एवं संगीत से संबंधित है, कला एवं संगीत से संबंधित है, कला एवं संगीत से संबंधित। याद कैसे रखेंगे, देखो सामवेद किससे संबंधित है, संगीत का स्रोत है, तो इसका जो उपवेद होगा वो संगीत से संबंधित ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, यजुर्वेद किससे संबंधित है, यज्ञ। यज्ञ अक्सर इतिहास में राजा करते थे अपने शौर्य को बढ़ाने के लिए, है अपनी जो पावर है उसे दिखाने के लिए यज्ञों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो उससे संबंधित क्या है, युद्ध कला धनुर्विद्या। उसे आप जोड़ के यहाँ याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो चीजें इजीली दिमाग में सेट हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो सामवेद का ब्राह्मण, पंचविश एवं जैमिनीय, ये सिर्फ नाम है, तो इसलिए इनको सिर्फ आप ये रटना पड़ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ नाम में सीधा सीधा। लेकिन इसका भी सिंपल तरीका ये है, रटने की जरूरत नहीं है। आप हर डे सिर्फ रिवाइज कीजिए, रिवाइज हर डे रिवाइज कीजिए। आप 506 नामों को लिख के टेप लगा दीजिए डेस्क पे, और सुबह शाम पानी के साथ लेते रहिए, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा अपने आप, और फिर कभी भूलोगे नहीं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्व शब्द का अर्थ है पवित्र एवं जादू। यानी कि इस वेद में क्या मिलेगा आपको, जादू पवित्र के बारे में मिलेंगे। क्या मिलेगा, रोग निवारण, विवाह, अंधविश्वास जैसी चीजें इस वेद में हमें देखने को मिलती हैं। इसको पढ़ने वाले को बोला जाता है ब्रह्मा। क्या बोला जाता है, ब्रह्म बोला जाता है। यानी कि इस वेद को जो पढ़ते हैं, जो पुरोहित होते हैं इस वेद के, उन्हें बोला जाता है ब्रह्म बोला जाता है। इसका उपवेद क्या है, शिल्प वेद है, शिल्प वेद है। इसका उपवेद क्या है, शिल्प वेद है। और शिल्प किससे संबंधित होता है, भवन निर्माण से। किससे संबंधित होता है, भवन निर्माण से। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट, किससे संबंधित होता है, भवन निर्माण से। और इसके ब्राह्मण की मैं बात करूं तो ब्राह्मण कौन सा है, गौपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण। ठीक है, क्लियर है चारों वेद। बैक करके रिवाइज कर सकते हैं एक बार, चाहे तो हम रिवाइज कर सकते हैं एक बार। ठीक है, ये था हमारे वेद। वेद का अर्थ होता है, वेद किसने किया, महर्षि जी वेद व्यास ने। ज्ञान होता है चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया चारों वेदों के बारे में पढ़ना। फर्स्ट वेद, प्राचीनतम वेद था ऋग्वेद। 10 मंडल है, 1028 श्लोक थे, 1028 सूक्त और वालखिल्य मिलाकर बोले जाते हैं, जिनको श्लोक बोला जा रहा है। ठीक है साहब, पढ़ने वालों को होत्र बोलते हैं। आयुर्वेद क्या है, इसका उपवेद है। आयुर्वेद किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। और इसके ब्राह्मण को बोला जाता है कौशितकी एवं ऐत्रेय। नेक्स्ट हमने पढ़ा था यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है, जिसमें यज्ञों से संबंधित विधि और नियम दिए गए हैं। ठीक है साहब, इनके पाठ करने वाले को अधर्व बोला जाता है। और इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। धनुर्वेद किससे संबंधित है, युद्ध कला से संबंधित होता है। ठीक है साहब, क्लियर है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा, सामवेद। सामवेद किससे संबंधित है, संगीत का स्रोत माना जाता है। साम यानी गीत होता है इसका अर्थ। ठीक है, उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है, कला एवं साहित्य से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। और पंचविश एवं जैमिनीय इसके ब्राह्मण है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट में देखा अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या मिलेगा हमें, जादू टोना, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और इसमें अंधविश्वास को
बढ़ावा मिलता है, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके पढ़ने वाले पंडितों को बोला जाता है ब्रह्म बोला जाता है, और इसका जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। शिल्पवेद किससे संबंधित है? भवन निर्माण से संबंधित होता है शिल्पवेद। ठीक है, और इसका जो पंडित है वो क्या है? गौपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? गौपथ ब्राह्मण है इनके। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। सॉरी, अब बढ़ते हैं हम आगे। आइए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अरण्यक। अरण्यक क्या होता है? अरण्य बना है अरण्य शब्द से, जिसका अर्थ होता है जंगल या वन। यानी कि वे ग्रंथ जो जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते हैं एवं इनका अध्ययन भी जंगलों में किया जाता है, ऐसे ग्रंथों क्या बोलते हैं? अरण्यक बोलते हैं। सिंपल से दोबारा समझ लिए, ऐसे जो अरण्यक है वो वर्ड अरण्य से बना है। अरण्य का मीनिंग होता है जंगल या वन, यानी कि ऐसे ग्रंथ जो जंगल या वन में बैठकर लिखे गए हैं एकांत में, और वहीं पर इनका गायन किया जाता है, उन्हें बोला जाता है अरण्यक। ठीक है साहब, अरण्यक ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच का सेतु के रूप में काम करते हैं। यानी कि ज्ञान का जो एज होता है फैक्टर, वो कालखंड, और कर्म का कालखंड, दोनों के बीच में जो समन्वय बिठाता है उसे बोलते हैं अरण्यक। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, ज्ञान और कर्म, ज्ञान एक अलग चीज होती है और कर्म एक अलग चीज होती है, दोनों का समन्वय बिठाने का जो कार्य करता है वो कार्य करता है अरण्यक। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट यहां तक। अब आइए आगे, नेक्स्ट हमारा है उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है विद्या, जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में की जाती है। यानी कि जब हम पहले पर देखते थे कि गुरुकुल में बैठ के जाके पढ़ाई हो रही है, तो उपनिषद उसी तरीका का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसी विद्या जो गुरु के पास बैठकर एकांत में की जाती है। ठीक है, क्लियर, उसे बोला जाता है उपनिषद। कितने उपनिषद है? कितने उपनिषद है हमारे पास? कितने उपनिषद है भाई हमारे पास? कितने उपनिषद हैं? 108। कितने उपनिषद है? 108। ये गलत है, कितने उपनिषद है? 108। क्लियर है बात? इन्हें वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और वेदों का अंतिम उद्देश्य बताते हैं। क्लियर, जब हम गुरु के पास एकांत बैठते तो ज्यादातर हम जब इतिहास में पढ़ते हैं तो वहां पर वेदों का ज्ञान ही मिलता है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स होता है वेद पढ़ना, राइट। तो उसी चीज को यहाँ पे क्या है, वेदों का अंतिम उद्देश्य क्या है वो हमें कहां से पता चलता है? वो हमें पता चलता है उपनिषद से। ठीक है, उपनिषद क्या है? उपनिषद एक प्रोसेस हमें दिख रहा है, बुक है। ठीक है, लेकिन ऐसी बुक जो क्या हुआ है, जो एकांत में बैठ के बनाई गई हैं और वहीं पर उनका एकांत में बैठ के उनका सीखा जाता है उन्हें। क्लियर, चलो आगे आते हैं। सत्यमेव जयते, नोट कीजिए, नोट पॉइंट है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यानी कि सत्यमेव जयते जो आप देखते हैं वह भारत के एक उपनिषद जिसका नाम है मुंडकोपनिषद, उससे लिया गया है। ठीक है, क्लियर, चलो आगे आते हैं। अब आएंगे हम वेदांग की तरफ। जब हम बात करते हैं वेदांग, तो हमारे पास 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। दोबारा सुन लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो वेदों का काम क्या होता है? वेदों का काम होता है वेदों का सही से अर्थ समझाना और सूक्तियों को सही से उच्चारण करना। जो हम सीख पाते हैं वो किन की मदद से सीख पाते हैं? वेदांगों की मदद से सीख पाते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, वेदांगों का काम होता है कि वेदों का अर्थ समझाए और वेदों का सही से उच्चारण हम कर पाए। ये मेन काम होता है वेदांग का। वेदांग की सहायता से हम वेदों को सही से समझ पाते हैं और सही से उनका उच्चारण कर पाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 6 वेदांग हैं। दोबारा सुन लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 6 के 6 यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर, ज्यादा डिटेल नहीं बताना चाहूंगा, नहीं तो इनका मीनिंग भी बता सकता हूं मैं कि किसका क्या मीनिंग होता है। ठीक, सो वो अननेसेसरी हो जाएगा तो छोड़ दीजिए। आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे दर्शन को लेकर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई पिछली कई बार यहां से क्वेश्चन आए हैं। और कहां है पतंजलि? पतंजलि इसमें नहीं है। पतंजलि से क्वेश्चन आया है और पतंजलि का है योग क्या सांख्य है, और पतंजलि से क्वेश्चन आया हुआ है पीछे, इसलिए मुझे पतंजलि याद है और यहाँ पतंजलि नहीं लिखा हुआ है।
सांख्य, कपिल, वैशेषिक, कणाद, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, वाराणसी। ठीक, करेक्ट है। ठीक है साहब, तो ये दर्शन 6 दर्शन है हमारे पास, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा और योग, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पतंजलि से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मुझे याद था, छूट गया तो मुझे याद भी आ गया। ठीक है, तो आपने याद रख सकते हैं, ये इनके ऋषि हैं, सांख्य के कपिल, वैशेषिक के कनाद, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के व्यास जी और योग के पतंजलि। ठीक है साहब, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब बढ़ेंगे हम पुराण की तरफ, पुराणों की तरफ अब हम बढ़ने वाले हैं, पुराणों की तरफ। पुराण क्या होता है? प्राचीन व्याख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। प्राचीन आख्यान या व्याख्यान दोनों एक ही बात है। प्राचीन व्याख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। पुराण रचयिता कौन है? लोहमर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोहमर्ष और उग्रश्रवा, दो नाम याद रखना, लोहमर्ष एवं उग्रश्रवा। ठीक है, लोहमर्ष एवं उग्रश्रवा, इन ये दो रचयिता है, दोनों को रचयिता माना जाता है। ठीक है साहब, क्लियर है? क्लियर। कितने पुराण है? 18। ये 18 लिखा हुआ है कि हिंदी में लिखा हुआ है? 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। याद रखना, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। नोट देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी जेब का नोट और बुक पे लिखा हुआ नोट दोनों वैल्यू सेम होते हैं, एग्जाम में ध्यान रखना। क्लियर। तो विष्णु पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में किया गया है? तो सिंपल है, विष्णु पुराण। ठीक है, रामायण और महाभारत हम पढ़ चुके हैं, ये हम बहुत डिटेल में लास्ट क्लास कर रहे थे, कब कब क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पढ़ी। कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं बाबूजी? हम देख सकते हैं वापस से, आपको मैं एक बार वापस से बोर्ड पर ले जाना चाहूंगा। हम आ गए हैं, हमने वेद पढ़ लिया, उपवेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण। अब हम चलेंगे स्मृति की तरफ। इसी तरह चलेंगे, स्मृति की तरफ हम चलने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्मृति। आइए, स्मृति। स्मृति क्या होती है? इन्हें धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इनमें सामाजिक नियम बताए जाते हैं, यानी कि इनकी विषय वस्तु क्या होती है? इनकी विषय वस्तु होती है समाज से संबंधित नियम कानून। दोबारा सुन लीजिए, स्मृति क्या होती है? धर्मशास्त्र होते हैं और इनकी विषय वस्तु होती है धर्म से संबंधित, यानी सामाजिक नियम कानून होते हैं। क्लियर। यानी कि स्मृतियों में समाज से संबंधित नियम कानून होते हैं। सबसे पुरानी जो स्मृति है वो कौन सी है? मनुस्मृति। भाई मनुस्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ रखे हैं। ठीक है, और भी है विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, वशिष्ठ स्मृति। ठीक है, नोट समझ लो, नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण है। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। स्मृति क्या होता है? स्मृति धर्मशास्त्र के रूप में हम समझ सकते हैं स्मृति को, मनुस्मृति को। ठीक है, मनुस्मृति, स्मृति। ठीक है, दूसरा, इस सब्जेक्ट की इनकी विषय वस्तु होती है सामाजिक नियम कानून, समाज से संबंधित नियम कानून इनकी विषय वस्तु होती है। जब आप मनुस्मृति को पढ़ोगे तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति है। क्लियर। एग्जाम में आई हुई है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आई है। ठीक है, रिपीटेशन है इसका। क्लियर। और भी बहुत सारी स्मृति है, आप देख सकते हैं। ठीक है साहब, अब हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि ब्राह्मण के बाद के साहित्य। ठीक है, तो कौन कौन से दो हमें पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बुद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम बुद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ के बारे में हम पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, ठीक है, जो महान व्यक्ति होते हैं उनको मृत्यु नहीं बोलते, उनकी बोलते हैं परिनिर्वाण। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं बुक तो आपको परिनिर्वाण दिखा होगा, वहां पे उनकी मृत्यु नहीं दिखाई जाती कि उनकी मृत्यु, नहीं, परिनिर्वाण। ठीक है, तो महान व्यक्ति को ऐसे बोला जाता है। तो परिनिर्वाण सब क्या? एक मृत्यु जैसा वर्ड है, जैसे मृत्यु होती है परिनिर्वाण होता है। क्लियर। उसके पश्चात, उसके बाद उनके जो उपदेश थे उनको 3 भागों में समेटा गया, मतलब संकलित किया गया, इकट्ठा किया गया, जिन्हें बोला जाता है त्रिपिटक। क्या बोला जाता है? त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक का नाम कौन कौन सा है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। क्या क्या बोला जाता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। क्लियर पॉइंट। एक सेकंड यार, क्या हो जाता है इसे, पता नहीं क्या हो जाता है बार बार लैपटॉप। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट। तो तीनों पॉइंटों को हमने बात की। अब मुझे ये बताइए कि भाई मेरे कोई सिंपल सी चीज बता रही है कि विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है? विनय पिटक में
क्या लिखा हुआ है? तो विनय पिटक में लिखा हुआ है संघ से संबंधित नियम कानून, संघ से संबंधित नियम कानून, संघ से संबंधित नियम कानून। कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि आप बहुत डीप पढ़ा रहे हो। मैं आपको बता सकता हूं कि इन क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैं लाइन लिख रहा हूं इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आए हुए हैं। सूत्र पिटक को बोलता है शब्दकोश। क्या बोलता है? शब्दकोश। शब्दकोश। अगर आपको पता नहीं होता ना तो आप फिर बोलते हैं कि बस पढ़ लेते तो ठीक रहता, पढ़ लेते तो ठीक रहता। और अभिधम में दिखाया था दार्शनिक भाग, अभिधम होता है, अभिधम जो है वो दार्शनिक भाग है। एक मिनट, अरे हिंदी में शायद गलत लिख गया दार्शनिक, तो करेक्ट कर लेना, ठीक है, दार्शनिक भाग, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? क्लियर है? इन तीनों में सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ कौन है? सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ कौन है? सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ कौन है? सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ है हमारा कौन है साहब? सूत्र पिटक। तो ये है सबसे बड़ा और सबसे उच्चतम है, सर्वश्रेष्ठ, 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 सर्वश्रेष्ठ। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? तो भाई समझ में आ गया होगा सब। अब तो तीनों क्लियर है पॉइंट, यहां तक तीनों क्लियर हैं, तीनों क्लियर हैं। एक चीज और सुन लीजिए, जो विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन है वह विनय पिटक और सूत्र पिटक, ध्यान से सुन लीजिए, विनय पिटक और सूत्र पिटक, ऊपर के दो वालों की बात कर रहा हूं मैं। विनय पिटक और सूत्र पिटक, इनका जो संकलन हुआ है वह बुद्ध की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद ही कर लिया गया था, यानी प्रथम बौद्ध संगति में इनका संकलन हुआ है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे बाद में, जब हम बौद्ध धर्म को डिटेल में करेंगे हम, तब मैं आपको सारी संगतियों के बारे में क्या क्या हो डिटेल में हम करने वाले हैं, बट अभी सिर्फ हम रेफरेंस के रूप में थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलो आइए, तो जो त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक में से विनय पिटक और सूत्र पिटक, इनका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में ही हो गया था, ठीक है, क्लियर। जबकि जो ये है अभिधम पिटक, इसका संकलन हुआ है थर्ड बौद्ध संगति में, ठीक है। कौन कौन चेयरमैन थे, क्या क्या था, वो हम आगे देख लेंगे, राइट। अब मेरे को सिंपल एक, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई, वो नोट नहीं कर पाया मैं। मुझे बताइए त्रिपिटक की भाषा क्या थी? भाषा क्या थी त्रिपिटक की? भाषा क्या थी? भाषा क्या थी? तो भाषा थी पाली। पाली भाषा क्या होती है? पाली भाषा होती है कि समाज के सामान्य व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा, समाज के सामान्य व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा, उसे पाली भाषा बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम जैन ग्रंथ के बारे में। जैन ग्रंथ के बारे में, तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते थे, यानी जैन साहित्य जो है उसे आगम भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि आगम से क्या, आगम क्या है, निम्नलिखित में से आगम क्या है? जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, दोनों, कोई नहीं, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं जैन साहित्य है आगम, ठीक है। पुराणों में जैन साहित्य को चरित कहा गया है, पुराणों में जैन साहित्य को चरित कहा गया है, ठीक है साहब। जैन साहित्य संबंधित कौन से ग्रंथ हैं? परिष्पर्वन, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, अचरंग सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। ये सब क्या है? ग्रंथ हैं। ये सब क्या है? ग्रंथ हैं जिनमें हमें जैन साहित्य के बारे में वर्णन मिलता है। इनिशियल हम देखें तो जो जैन साहित्य, जो जैन ग्रंथ है, वो प्रारंभ में सिर्फ हमें कल्प सूत्र में देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ कल्प सूत्र नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जो कि किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है, राइट। तो जो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है कल्प सूत्र, उसमें हमें जैन साहित्य को हम बहुत स्रोत के रूप में मानते हैं, लेकिन बाद में अन्य स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। अब आइए, जैन साहित्य में अगर हम बात करें जैन साहित्य की भाषा क्या है, जैन साहित्यों की भाषा क्या थी, क्योंकि हमने अभी बात की बौद्ध ग्रंथ की भाषा की, तो बौद्ध ग्रंथ की भाषा थी पाली। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं जैन ग्रंथ की भाषा क्या थी। जैन ग्रंथ की भाषा है प्राकृत। क्या है? जैन ग्रंथ की भाषा है प्राकृत। कौन सी भाषा है साहब? प्राकृत भाषा, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट? क्लियर पॉइंट? क्लियर। अब आइए नेक्स्ट हम देखेंगे लौकिक ग्रंथ। लौकिक ग्रंथ में क्या है? बहुत सारी बुक्स हैं जो गैर धार्मिक हैं,
ठीक है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं सीधा राइटर। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त, अर्थशास्त्र है विष्णुगुप्त की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। कौन थे, प्रधानमंत्री थे। क्लियर, कौन थे, प्रधानमंत्री थे। और यह प्रथम बुक थी जो राजनीतिक शास्त्र पर लिखी गई थी। इसी तरीके से हम बात करें अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पढ़नी है। महाभाष्य पतंजलि, मालविकाग्निमित्र कालिदास, बुद्धचरित अशोघोष। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक किताब जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी होंगी, बट ये नीचे वाली बुक है ना थोड़ी सी, आप उनको भी देख लीजिए, राइट, क्योंकि ये तो पता ही है आपको पहले से ही। एक दो बुक एक्स्ट्रा कर लीजिए, अगर इतिहास से, हिस्ट्री से, अगर कोर हिस्ट्री से बुक क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, और कोई बुक है नहीं। ठीक है, या फिर बुक और ऑथर के क्वेश्चन आते हैं करंट से, बुक और ऑथर के क्वेश्चन आएंगे करंट से, हिस्ट्री से बुक और ऑथर के क्वेश्चन कम आते हैं, बट अगर आएगा भी तो जो परसेंटेज चांस है वो यहां से आएगा। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा जो बुक हैं जो मैंने लिखी है, एक तो ये है ना, और ये है, और ये है मुद्रा राक्षस, ये है। ठीक है, तो 3-4 बुक हैं जो एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, बाकी सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी होंगी और नई नहीं होंगे। अब आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों को लेकर। पुरातात्विक साक्ष्यों को लेकर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या शामिल करते हैं भाई, क्या क्या शामिल करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में, क्या क्या शामिल करते हैं बताइए। पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या क्या शामिल करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां और चित्रकला। अभिलेख क्या होते हैं, पत्थर या पहाड़ों पर, ठीक है, उन पर जो लिपि लिखी जाती है उन्हें अभिलेख बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर लिपि लिखवा के भिजवा दिए, राज्य वहां गाड़ दो, संदेश है राजा के, है ना, उस तरीके से लिखे गए अभिलेख हैं, लिखे गए लेखों को अभिलेख बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या सिक्के आप समझते हैं, स्मारक, बिल्डिंग, भवन, मूर्तियां, ठीक है, चित्रकलाएं, इन सब के माध्यम से भी हमें क्या मिलता है, अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा आप समझिए कि पुरातत्व क्यों बोला जा रहा है, ये लिखे गए हैं और ये क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या गए, धस गए हैं, दब गए हैं, या फिर कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो एएसआई के सर्वेक्षण द्वारा इनको निकाला जाता है और इसलिए इन्हें बोला जाता है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अभिलेखों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे प्राचीन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना, सबसे प्राचीन अभिलेख कहां मिला है, मध्य एशिया में बोगस कोई एक जगह है जहां पे सबसे प्राचीन अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख का जो विषय है वो था इंद्र, वरुण और जैसे देवताओं को के नाम इसमें मिलते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो है बोगस कोई। ठीक है, जो कहां मिला है, मध्य एशिया, जो तुर्की के आसपास का एरिया हो उसे बोल रहे हैं मध्य एशिया। ठीक है, वहां मिलता है बोगस कोई, एक प्लेस है। ठीक, इसमें क्या मिलता है, इसमें इंद्र हो गया, वरुण हो गया, इन सब देवताओं के से संबंधित क्या नाम इन्हें मिलते हैं। क्लियर, ठीक है साहब। तो और ये अभिलेख लिखे हुए हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख कई बार आया हुआ है, कलिंग राजा खालवे से संबंधित, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतम बलश्री, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, ये भी इंपोर्टेंट है प्रयाग वाला। ठीक है, और एक ये भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। राइट, तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। कल भी हम डिस्कस किया था, जब हम भारत के नाम को लेकर डिस्कस कर रहे थे तो वहां भी मैंने हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बात की थी। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, कलिंग कहाँ का, कलिंग कहाँ पड़ता है, जो आज का उड़ीसा है उसे कलिंग बोला जाता था। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे आइए, मुद्राएं, मुद्राओं के माध्यम से भी ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, मुद्रा हमें, अगर किसी देश की मुद्रा हमारे यहाँ खोद के निकाली जाती है और हमारी कहीं जाके निकाली जाती है तो हम क्या समझते हैं, उससे क्या पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इतिहास में इस देश के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, तब तो मुद्रा मिल रही है हमारे यहाँ पर। इसी तरीके से मुद्रा हमें क्या बताती है, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हमें बताती है। जिन सिक्कों पर मुद्राओं पर कोई लेख या कोई लेख नहीं है, ये नहीं होता है, उन्हें बोला जाता था आगत, आहत या पंचमार्क बोला जाता था। दोबारा सुन लीजिए, ऐसे सिक्के जिन पर कोई आकृति, कोई नाम नहीं मिलता था उन्हें आहत या पंचमार्क कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख और तिथि का उत्कीर्ण किया। यानी स्टार्टिंग में कैसे क्या थे, बिना आकृति और बिना लेख के आए, ठीक है, जिन्हें आहत बोला गया, और बाद में यूनानियों ने लिपि और लिखे हुए सिक्कों का क्या किया, तिथि लिखी हुई सिक्कों का क्या किया, स्टार्ट किए। मौर्य शासकों द्वारा सर्वाधिक सिक्के जारी करने का तथ्य किया। ये तथ्य क्या है कि मौर्य द्वारा सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए। इस तरीके से सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए,
कुषाण शासकों के द्वारा, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए और सातवाहन शासकों ने सीसे के सिक्के जारी किए। यानी सिक्कों से संबंधित आप एक फैक्ट के रूप में बहुत सी चीज देख सकते हैं। क्या फैक्ट है कि ऐसे सिक्के जिन पर तिथि या कोई आकृति नहीं है उन्हें आहत बोलते थे या पंचमार्क बोलते थे। फिर यूनानियों ने क्या किया, तिथि और आकृति लेख स्टार्ट किए। दूसरा, सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए, मौर्य शासकों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, शुद्ध सोने की बात कर रहा है तो कुषाण शासक। और संख्या ज्यादा किसने की, गुप्त शासकों ने। और शीशे के सिक्के किसने जारी किए, सातवाहन शासकों ने। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट। अब ये स्मारक भवन विभिन्न स्मारकों के माध्यम से तत्कालीन समाज की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है। मकान और बिल्डिंग ऊंची ऊंची होंगी तो क्या समझेंगे, सपोज करो कोई गांव में बहुत अच्छा घर बना हुआ है तो आप उसके बारे में क्या लगाएंगे, क्या सोचेंगे कि बहुत ही अच्छी हैसियत वाला व्यक्ति है, बहुत दबंग व्यक्ति और बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। तो क्या है, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियों के बाद धार्मिक चीजों के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो घर बना हुआ है, उस घर के आगे आपने ओम की मूर्ति लगवा दी तो आपके बारे में, धर्म के बारे में आपके पता चल रहा है। समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो घर होते हैं, जो स्मारक भवन होते हैं, उसमें क्या होता है, उससे क्या पता चलता है किसी समाज की धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक स्थिति क्या होती है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कि मोहनजोदड़ो खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पता हमें चलता है। जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा कुआं मिला है, उससे पता चलता है बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसे ही जो स्मारक होते हैं वो बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं। दक्षिण भारत में अरिकमेडु नामक स्थान पर खुदाई से रोम भारत के व्यापारिक संबंध के बारे में पता चलता है। ये फैक्ट भी है और एक क्या है, कॉन्सेप्ट भी है। फैक्ट क्या है कि अरिकमेडु स्थान पर, एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां पर खुदाई करने से हमें रोम और भारत के व्यापार के संबंध में जानकारी मिलती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अरिकमेडु। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। विदेशी विवरण पाइए, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टॉलमी, स्ट्रैबो, इन सब के बारे में आप जानते हैं, जानते नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं क्या, जानते नहीं जानते भाई, बस ये बताओ पहले मेरे को। ठीक है, तो ये यूनानी लेखक हैं, ये तो फादर ऑफ द हिस्ट्री हैं। और ये रोमन शतक में प्लिनी आ गए, ये क्या है, राइटर, ये विजिट करने आए थे, यात्रा करने वाले थे और इन्होंने आके यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ के राजाओं के बारे में लिखा है। तो फायन आए थे, फूको की लिखा है, हुइनसंग आए थे, सीयू की लिखा था, इत्सिंग ने नालंदा और विश्वविद्यालय के विक्रमशिला के बारे में बताया। तो फायन किसके समय पर आया था, फायन आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर। कब आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर आया था फायन। और हुइनसंग कब आया था, हुइनसंग कब आया था, हुइनसंग कब आया था, हुइनसंग आया था हर्षवर्धन के काल में। कब आया था, हर्षवर्धन के काल में। कब आया था, हर्षवर्धन के काल में। क्लियर है पॉइंट। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं हुइनसंग और फायन के बारे में, तो फायन आया था चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड के काल में और हुइनसंग आया था हर्षवर्धन के काल के समय। ठीक है, क्लियर। क्लियर। तो जब ये यात्रा करने आए थे, इन्होंने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों के बारे में प्रकाश डाला और लोगों को बताया अपने किसके माध्यम से, लेखों के माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए इन्हें विदेशी स्रोत के रूप में हम समझते हैं। क्लियर। इस तरीके से अरबी लेखक आप देख सकते हैं, पाल प्रतिहार शासकों के बारे में बताया, अलबरूनी थे, ये तहकीक है, हिंदी लिखी है इन्होंने। ठीक है, आत्म लेखक आप समझ सकते हैं एसएस सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो बाद में एएसआई के रूप में काम कर रहा है भारत में भी, हमने कल बात की थी। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑर्थर स्मिथ हो गए। यानी कि ये हमारे आधुनिक काल के क्या थे, लेखक हैं, साहित्य, हम जो आधुनिक साहित्य है उनको बता रहे हैं। लेकिन ये विदेशी है सारे, ये क्या है, विदेशी हैं, इसलिए इनको विदेशी स्रोत के रूप में हमने रखा है, विदेशी साहित्य के रूप में इनको रखा है। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक। आप कनेक्ट कर सकते हैं gs365@u, जहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट एंड कीप स्माइल, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।